अपने शहर को स्वच्छ देखना, अपने शहर को साफ सुथरा देखना और अपने शहर के विकास को देखना, ये हर नागरिक की पहली प्राथमिकता होती है। और ऐसे में अगर हम स्वच्छता की या साफ सफाई की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे मुख्य जो रोल होता है वो होता है नगर निगम का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण योगदान अगर स्वच्छता में किसी का होता है तो वो होता है नगर निगम का। और आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल के नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार किशन जी, जैसे कि स्वच्छता की हम बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत में यही जानना चाहूंगा कि नगर निगम के अध्यक्ष के पद की कमान को संभालना, ये जो आप अपने आप में अभी देखते हैं तो आपको क्या फील होता है, कैसा आप फील कर रहे हैं? जितेंद्र जी, ये गौरव वाली बात है कि मैं नगर निगम जैसी संस्था का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष की भूमिका अलग प्रकार से होती है, संवैधानिक होती है। नगर निगम का जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो दल विशेष का नहीं होकर के सभी पार्षदों का अध्यक्ष होता है। और निश्चित रूप से निष्पक्षता अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण होती है कि सदन में पार्षदों की बात प्रमुखता से आ जाए, प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो जाए और आसंदी सदन में मौजूद सदस्यों का संरक्षण कर सके। इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निगम के अध्यक्ष की होती है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा, विचार विमर्श और उसके बाद उस पर निर्णय करना। निगम की टोटल जो कार्य योजना है, अगर उसका संचालन देखा जाए तो निगम परिषद के माध्यम से होता है और इसलिए ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनौती क्या रही आपके सामने सबसे बड़ी, जिसका आपने सामना भी करा? क्योंकि नगर निगम अध्यक्ष के सामने जब मैं भी कभी कवरेज पे जाता हूं तो देखता हूं कि आसंदी को जब घेर लिया जाता है, चुनौतियां तो कई आती हैं, लेकिन मुख्य चुनौतियां आपके सामने क्या रही हैं अपने पद के? मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं। देखिए, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी का सिस्टम है। लोकतांत्रिक पद्धति से लोग अपनी बात करते हैं, सत्ता पक्ष भी अपनी बात करता है, विपक्ष भी अपनी बात करता है। जब विपक्ष को लगता है कि मुझे किसी मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराना है तो वो विरोध भी दर्ज कराता है। कई बार आसंदी गर्भगृह में आकर के अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराएं वर्षों से है, आज से हैं ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक सिस्टम में इन सब बातों का अपना महत्व है। पक्ष का अपना महत्व है, विपक्ष का अपना महत्व है। किसी मुद्दे पे चर्चा के दौरान उसके फेवर में अगर बात हो रही है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए, उस प्रस्ताव को और ताकत देने के लिए विपक्षियों की भी बात सुनना और उस बात को जो लगता है कि नहीं इसको सही है, इसको समायोजित किया जा सकता है और हक समायोजित करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रस्ताव और अधिक ताकतवर बनता है, प्रभावी बनता है। इसलिए जो लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका है वो दोनों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष की बात भी सुननी पड़ती है, पक्ष की बात भी सुननी पड़ती है, और ऐसे में असंसदीय और अपशब्दों का भी प्रयोग काफी हो जाता था भोपाल नगर निगम में। लेकिन देश में पहली ऐसी नगर निगम बनी, भोपाल नगर निगम, जहां पर इन शब्दों पर रोक लगाई गई। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी आपको? ऐसा क्या लगा था कि हाँ, अब तो कुछ वाकई में मुखर होने लगे हैं, सदस्य आते हैं? नगर नियमों में संसदीय आचरण हमारे जनप्रतिनिधियों को सिखाए जाए, इस पर कभी विचार विमर्श हुआ नहीं। और अगर हम ये कहते हैं कि नगर नियम राजनीति की प्रथम पाठशाला है, तो प्रथम पाठशाला में ये जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारों के लिए कि एजुकेशन का बेस मजबूत किया जाए। और अगर राजनीति की प्रथम पाठशाला में ही लोकतांत्रिक मूल्य और बाकी चीज़ों का अगर शिक्षण ठीक से सदस्यों को दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका एक व्यापक असर होता है। नगर नियम में चाहे अनचाहे में, कभी तेज में आकर के, कभी भावावेश में आकर के जनप्रतिनिधि अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते थे। और जबकि मैं ये मानता हूं कि वो इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करने की कोई मंशा उनकी भी नहीं होती थी, पर उनके मानस में कभी ये बात डाली ही नहीं गई कि सदन के अंदर हमें लोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपनी बात, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, संवैधानिक मर्यादा में रह करके अपनी बात करनी चाहिए, अच्छे शब्दों के साथ करनी चाहिए। इससे उसका व्यापक असर होता है। और जब मैंने विधानसभा से ये पूरा
डाटा बैंक लिया और 838 शब्दों को हमने चिन्हित किया। 838 शब्द वो थे जो अमर्यादित थे, जो सदन में अगर इस्तेमाल हों तो उससे सदन की गरिमा भी छिन्न भिन्न होती थी और बोलने वाले सदस्य की भी छवि पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो इसलिए मैंने उन शब्दों को जब प्रतिबंधित करने का काम किया है और सदस्यों को संसदीय शब्द इस्तेमाल करने का आग्रह किया, तो इसका व्यापक असर हुआ है। हमारे पार्षदों के व्यवहार में बहुत अंतर आया है और भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने संसदीय आचरण सिखाने का काम अपने सदस्यों को किया है। लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं विपक्ष की तरफ से कि महापौर भी एक ही दल से, अध्यक्ष भी एक ही दल से, तो हमारी बात तो कहीं रखी नहीं जाती, ना सुनी जाती है। जो मुझे जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि कभी कोई भी पार्षद हमारा ये नहीं कह सकता है कि सदस्य का संरक्षण सदन में नहीं हुआ है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी पार्षद हैं उनकी बात प्रमुखता से आ जाए, उनको अपनी बात रखने का अवसर मिले, अपने क्षेत्र की बात वो रख सके प्रभावी ढंग से। इसके लिए आसंदी से हमेशा सदस्यों को संरक्षण दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे पार्षद इस बात के पक्षधर हैं कि अध्यक्ष ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन सर, चर्चा तो ये भी रहती है कि महापौर जी और अध्यक्ष जी के बीच में कुछ तनातनी है, सच है ये? मुझे लगता है ये खबरें मीडिया की खबरें होती है, हम लोगों में आपस में बातचीत भी होती है, चर्चा भी होती है और कई विषय पे। देखिए क्या होता है, जब साथ काम करते हैं तो साथ काम करते हैं तो कई विषय पे सभी सदस्यों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। वो विचार अलग हैं, मतभेद और मनभेद इन दोनों में अंतर है। किसी विषय पर मतभेद होना या उस विषय पर विचार अलग होना ये एक सामान्य चीज है, पर मनभेद किसी के नहीं होते। बिल्कुल, मनभेद किसी के नहीं होती है। चलिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं उन समस्याओं पर जो वाकई में लोगों की जनरल समस्या होती हैं। आज भी सड़कों पर देखा जाता है कि कचरा कहीं ना कहीं पड़ा होता है। आज भी गंदगी का कई जगहों पर आलम लगा रहता है। इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है भोपाल नगर निगम, ताकि इस चीज को भी सही किया जा सके और शहर को स्वच्छता और सुंदरता में नंबर 1 बनाया जा सके? जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि 2014 में जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, उसका व्यापक असर आज पूरे देश में देखने को हम सबको मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि महात्मा गांधी का जो चश्मा लोगों के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के रखा गया और उस चश्मे से देश में महात्मा गांधी जी अपने नागरिकों को देख रहे हैं कि वो अपने भारत को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वच्छता को लेकर के जो जागरूकता लाने का काम किया है उसका व्यापक असर है। भोपाल नगर निगम भी लगभग 24 लाख नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ी हुई संस्था नगर निगम है। भोपाल की आबादी लगभग 24 लाख, जो नगर निगम हमारा चुनाव हुआ वो 24 लाख मतदाताओं पे हुआ है। 24 लाख नागरिकों को स्वच्छ शहर मिले, इसके लिए भोपाल नगर निगम बहुत प्रभावी ढंग से कई काम करता है। यानी आप देखिए कि आपके घर से निकलने वाले कचरे को लेने नगर निगम की गाड़ी आपके घर तक आएगी, ये तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। पर आज नागरिकों के घर घर नगर निगम का वाहन कचरा लेने जाता है और उस कचरे में भी सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, प्लास्टिक अलग और इलेक्ट्रॉनिक वाले कचरे को अलग। यानी नागरिकों में इतनी जागरूकता है कि सूखा कचरा अलग देते हैं, गीला कचरा अलग देते हैं और इन कचरे को हम अलग अलग ढंग से निष्पादित करने का काम करते हैं। यानी हम अब कचरे के नए पहाड़ खड़े नहीं होने देंगे, बल्कि शहर से हजारों टन जो कचरा रोज एकत्रित होता है उसको निष्पादित करने का काम हम कर रहे हैं और इसका व्यापक असर जनता में है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर के नागरिकों में भी स्वच्छता है। पहले जो यहाँ वहाँ कचरा लोग फेंक देते थे, अब लोग कचरा नहीं फेंकते। बिल्कुल, आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि वाहन आता है घर से कचरा लेकर जाता है, हमारे यहाँ भी वाहन आता है घर से कचरा लेकर जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था, कई जगहों पर आज भी ऐसा नजर आता है। हालांकि इसके पीछे मैं दोषी नगर निगम को पूरी तरीके से नहीं ठहराऊंगा, इसमें कहने के वो लोग भी दोषी हैं जो उस जगह को गंदा कर देते हैं, कई जगहों पर सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। क्या अपील आप करेंगे, क्योंकि आप नगर निगम अध्यक्ष हैं, आपकी ये प्राथमिकता होती है कि आप लोगों से भी अपील करें?
मैं आपके माध्यम से नागरिकों से भी यही अपील करूंगा कि स्वच्छ शहर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नगर निगम अपना काम बखूबी से कर रहा है। स्वच्छ व्यवहार ही शहर को स्वच्छ बना सकता है। मैं न गंदा करूंगा, न करने दूंगा, न कचरा यहाँ वहाँ फेंकूंगा, और कोई फेंक रहा तो उसको टोकूंगा। इस व्यवहार को अगर नागरिक अपनाएंगे तो शहर और तेजी से साफ नजर आएगा। बहुत जागरूकता नागरिकों में आई है। शहर में स्वच्छता बहुत अच्छी हुई है। आज राजधानी भोपाल देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है। वो नगर निगम के कृत्य काम के कारण है, हमारे जो स्वच्छता के मित्रों के परिश्रम के कारण है, और नागरिकों के स्वच्छ व्यवहार के कारण है। अब और थोड़ी इसमें जागरूकता को हमें बढ़ाना है। ना गंदा करूंगा, ना करने दूंगा, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना। ये 2-3 अगर चीजों को हमने किया तो हम नंबर 1 शहर भी होंगे। तो सर, इंदौर नंबर 1 आता है हमेशा। जब भी स्वच्छता की रेटिंग निकल कर आती है तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश का ही शहर, आर्थिक राजधानी जिसे इंदौर कहते हैं, वो नंबर 1 पहुंच जाती है। भोपाल अभी उस पायदान पर नहीं पहुंच पा रहा है। क्या लगता है कि किशन सूर्यवंशी जी के इस कार्यकाल में भोपाल भी नंबर 1 पर पहुंचेगा? मुझे पूरा भरोसा है जितेंद्र जी के भोपाल देश में 1 नंबर स्थान स्वच्छता में जरूर हासिल करेगा। उसके लिए हमें नागरिकों के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है। अभी बहुत बदलाव नागरिकों के व्यवहार में भी आया है। पहले जहां स्लम क्षेत्रों में, शहरों की सड़कों पर यहाँ वहाँ कचरा दिखता था, अब वो नज़ारे नहीं दिखते हैं। ये नागरिकों के स्वच्छ आचरण का ही परिणाम है। पर हमें इसको और बेहतर करना है। बिल्कुल भी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। निगम की ही गाड़ी में कचरा देना है। और जिस दिन 100% नागरिक इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे, हमारा शहर स्वच्छता में नंबर 1। शहर में जब हम वाहन चलाते हैं, आप भी आते होंगे शहर में, क्योंकि आप तो नगर निगम अध्यक्ष हैं, आपको पूरा शहर घूमना पड़ता होगा, आप घूमते भी होंगे। आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी चलने में दिक्कत कर रही है? देखिए, जगह जगह पर सड़कें थोड़ी खराब हैं, तो कई जगहों पर गड्ढे हैं, कहीं खुदाई चली रही है, वो काम बंदी नहीं हो रहा है। ऐसा आपको भी कभी फील आता होगा? कभी आपने भी सोचा होगा कि हाँ, ये चीज तो है? देखिए, राजधानी के नाते शहर में कई विकास के काम लगातार चल रहे होते हैं। तो जहां विकास के काम हो रहे हैं, जैसे अभी मेट्रो का काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से मेट्रो रूट के आसपास थोड़ी नागरिकों को असुविधा हो सकती है। पर इस बात का वहां भी ख्याल रखा जाता है कि रूटीन ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहे और डेवलपमेंट का काम भी स्मूथली चलता रहे। यानी मेट्रो का काम भी ठीक चले और रूटीन ट्रैफिक भी स्मूथली चले। इस प्रकार का तालमेल आपसी एजेंसियों में बना करके हम लोग करने का काम करते हैं। सर, पहले हमारे पास साइकिल ट्रैक हुआ करता था। इसकी शुरुआत भी काफ़ी अच्छे से की गई थी और काफ़ी करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए थे, लेकिन आज उसकी जो हालत है वो सबके सामने है। तो क्या वाकई में एक बार फिर से शहरवासी उस साइकिल ट्रैक को देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो पूर्व में जो खर्चा किया गया था उसके बारे में सर क्या कुछ एक्शन? नगर निगम नागरिकों की सुविधाओं को देने के लिए प्रतिबद्ध है, और साइकिल ट्रैक पहले जो नागरिकों को दिया गया था सुविधा के रूप में, जॉगिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य से दिया गया था। और निश्चित रूप से उसके मेंटेनेंस और उसकी मूल स्वरूप को हम बरकरार रखेंगे। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा मूल हम बरकरार रखेंगे, और मेट्रो की भी बात निकल कर आई थी, स्मार्ट सिटी की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं स्मार्ट सिटी को लेकर? क्योंकि अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बनेगी भोपाल स्मार्ट सिटी। कि स्मार्ट सिटी के नाम पे काफ़ी चीज़ें उजाड़ी भी गई, काफ़ी चीज़ों को ख़त्म भी किया गया, लेकिन जो स्मार्ट सिटी बननी थी वो अभी तक बन नहीं पाई है। बीच क्या कमियां आ रही हैं सर, कहाँ परेशानी आ रही है? स्मार्ट सिटी एक स्मार्ट सोच है, और स्मार्ट सोच एडवांस सिटी जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हो, हमारे ट्रैफिक सिग्नल सिंक्रोनाइज सिस्टम से काम कर रहे हों, समय की बर्बादी ना हो, अधिक ईंधन की खपत ना हो, टोटल सीसीटीवी सर्वेलेंस में नागरिक रहें, सुरक्षित रहें। इस प्रकार की एक स्मार्ट सोच के आधार पे कई चीज़ों को समायोजित करके स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को लाया गया था। भोपाल के नए शहर में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, कई पूरे होना बाकी हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2047 में
प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी शहरों का विकास, चाहे वो स्मार्ट सिटी के रूप में हो, चाहे नगरीय विकास के रूप में हो, ये विकास भी 2047 में जो भारत को विकसित भारत बनाना है उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और स्मार्ट सिटी भी उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। सर, आप नगर निगम अध्यक्ष के साथ साथ आप पार्षद भी हैं, तो चूंकि आपके पास पूरा शहर है और जाहिर सी बात है कि जब नगर निगम अध्यक्ष के पास पूरा शहर होता है तो उसे अपने घर के अलावा सारे घर देखने पड़ते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो क्या आपके क्षेत्र की जो जनता है उसे वो कभी नाराजगी जताती है कि हमारे यहाँ नहीं रुकते, हमारे यहाँ कोई काम नहीं होगा? मेरा काम करने का तरीका मेरे क्षेत्र के लोगों को अच्छे से पता है। मैं जो कमिटमेंट करता हूं वो कमिटमेंट में पूरे करता हूं और तमाम चुनौतियों के बाद भी पूरा करता हूं। मेरे इस स्वभाव को लोग जानते हैं और उसी का परिणाम है कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उसके बाद दूसरी बार जब लड़ा तो कई गुना ज्यादा वोटों से जीता पहले से। और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी पहले कभी नहीं जीती, किसी भी चुनाव में नहीं जीती, यानी चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का, 7 बूथ मेरे वार्ड में ऐसे थे जो बीजेपी कभी जीतती ही नहीं थी। दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो उन 7 बूथों पर भी मुझे आशीर्वाद लोगों ने दिया है। ये मेरे काम करने के तरीके का ही परिणाम है। उनको पता है कि अगर सूर्यवंशी जी कह रहे हैं तो वो काम हो जाएगा। घुमाने फिराने वाला मेरे पास कोई काम नहीं है। ये बात सही है कि नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते व्यस्तताएं हो जाती है। पहले मैं जितना समय अपने नागरिकों के, अपने क्षेत्र के, अपने मतदाताओं के बीच में दे पाता था, उतना समय अभी नहीं दे पाता हूँ। ये बात का मुझे आभास है, पर जिम्मेदारी का भी उतना ही आभास है। आप देखिए कि मेरे वार्ड में आपको साफ सफाई से लेकर सड़कें, बाकी सुविधाएं व्यवस्थित मिलेगी। हमने ज़्यादातर, मैं एरिया के नाम गिना सकता हूं कि हमने 70% क्षेत्र में सड़कों का काम पूरा कर दिया है। बचे हुए भी क्षेत्रों में वो काम हम पूरा कर देंगे। कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षों से सीवेज की समस्या है। मेरे क्षेत्र के अंदर अमृत में मैंने पूरे उन क्षेत्रों को जोड़ करके सीवेज लाइन से नेटवर्क बिछा करके एक परमानेंट सॉल्यूशन देने का काम किया है। जल्द वो काम शुरू होने वाला है। तो सर, जल्द वो काम शुरू होने वाला है। सर, BCLL की बसों की हम बात करें, बसों का साइज काफ़ी बड़ा है। शहर में जब निकलती हैं तो ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी निर्मित हो जाती है। तो ऐसे में क्योंकि पहले जो बसें आई थी वो काफ़ी छोटी आई थी, ये नई बसें भी आई थी, बड़ी बसें आई थी। हालांकि हमने BRTS भी हटाया क्योंकि सड़कें इतनी बड़ी नहीं थी। तो आगे सर क्या प्लानिंग है कि जो ट्रैफिक है वो अच्छे तरीके से चल सके और जो लोगों को समस्या होती है अपने आवागमन के लिए, तो इन बसों को लेकर कोई नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है या कुछ ऐसा नया कुछ चीज़ लेकर आने वाले हैं आप लोग शहर में जिससे लोगों को सुविधा मिल जाए? बहुत जल्द हमारे पास 100 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं और उन बसों के माध्यम से हम नागरिक परिवहन की सुविधा नागरिकों को देने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बस जहां नागरिक सुविधाएं के रूप में लोगों को मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण का भी काम करेंगी। इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक 100% इलेक्ट्रिक बसें हैं जो शहर में संचालित होगी, जिससे शहर का यातायात भी सुव्यवस्थित रहेगा। मैं हर दिन नगर निगम के अतिक्रमण शाखा को मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देता हूं। जिस तरफ से भी मैं निकलता हूं, जब मुझे नजर आता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि शहर की सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहे, ताकि आम नागरिक आवागमन करते समय उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों के बीच में तो खौफ हो गया हो कि किशन सूर्यवंशी जी की गाड़ी निकलने वाली है, अपने सामान को पीछे कर लो। नहीं, खौफ नहीं। देखिए, मैं किसके लिए कर, ये भी तो नागरिकों का ही काम। अगर सड़कों पर अतिक्रमण होगा तो क्या ट्रैफिक जाम नहीं होगा? लोग परेशान नहीं होंगे? क्या एम्बुलेंस नहीं फंसेगी? इसके लिए ठोस कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। और ठोस कदम से ये बिल्कुल आशय नहीं है कि हम गरीबों के रोजगार से उनको दूर करना चाहते हैं। आप अपना रोजगार करिए, व्यवस्थित करिए, सिस्टमेटिक करिए और शहर की यातायात व्यवस्था में भी अपना सहयोग करिए।
आपको बिजनेस करने की अनुमति, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सड़क पर जाम लगाने की अनुमति है। सर लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि कहीं जब आपकी नगर निगम की अतिक्रमण शाखा आती है तो कोई ना कोई व्यक्ति अपना फोन जरूर निकालता है और कहता है भाई साहब से बात कर लीजिए। राजधानी होने के नाते ये लोग आपस में जुड़े होते हैं, राजनीतिक लोगों से भी जुड़े रहते हैं, अधिकारी कर्मचारियों से भी लोग जुड़े होते हैं। तो एक स्वाभाविक समस्या हमारे निगम अमले के पास ये आती ही है कार्रवाई के समय कि कोई किसी से फोन लगा के बात करा देता है। पर अधिकारी भी जब बताते हैं कि सर मूल समस्या ये है, इसके कारण नागरिकों को ये असुविधा हो रही है, तो उसका फिर हम हल निकालते हैं, परेशानी को बढ़ाने का काम नहीं करते। चलिए सर, ये तो क्वेश्चन थे कि जिस प्रकार से शहर को लेकर आप लोग सोच रहे हैं आप कि किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। अगर हम बात करें तो किशन सूर्यवंशी जी को जहां लोग नगर निगम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं तो एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे सिंगर के रूप में भी जानते हैं। देखिए, जो कुछ मुझे सीखने को मिला है, ये परिवार का आशीर्वाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद और भाजपा संगठन में जो कुछ मैंने सीखा उसका परिणाम है। मैं अच्छा अगर बोलता हूं, ऐसा आप कह रहे हैं नहीं, मैंने सुना तो मुझे लगता है कि ये मेरे संगठन द्वारा दी गई शिक्षा और जो व्यावहारिक ज्ञान है उसी का परिणाम है कि मैं बोल पाता हूं। जब वैचारिक बातें स्पष्ट होती है, आइडियोलॉजी स्पष्ट होती है, विजन स्पष्ट होता है, तो वक्ता भी फिर बात स्पष्ट करता है। और जो सर अंदर से एक सिंगर भी निकलता है, जब गाना भी आप गाते हैं, वो भी मैंने सुना है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है और अपनी विधा को पहचानते हुए अगर आपको गाने का शौक है तो गाइए, मतलब उसमें क्या है। मुझे अच्छा लगता है गाना, मैं गाता हूँ। कई बार ऐसा भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी लोग आग्रह करते तो मैं उसमें भी मैंने लोगों की बातों को रखा है और मुझे पसंद है। ये बात सही है कि मैं संगठन में भी संगठन गीत गाया करता था। मैं विद्यार्थी परिषद में था तो विद्यार्थी परिषद में हमारे संगठन के गीत, संघ में वर्ग के गीत, ये वहीं से मुझे सीखने को मिला है। बिल्कुल सर, परिवार, जैसे कि आपने बताया कि मैं अपने घर में समय देता, अपने वार्ड में समय भी देता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से समय चल रहा है तो फिर परिवार में सर समय कैसे दे पाते होंगे आप? भाभी जी की नाराजगी नहीं रहती होगी कि लेट हो गए, आप भी आए नहीं? देखिए, परिवार के साथ निश्चित रूप से समय कम व्यतीत कर पाते हैं, ये बात सही है, क्योंकि नगर निगम का काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है और नागरिकों को किसी भी समय असुविधा होती है तो वो जनप्रतिनिधियों को फोन लगाते हैं। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैंने आज तक कभी अपना मोबाइल रात में भी बंद करके नहीं सोया हूं। यानी मेरे मोबाइल कोई रात में भी लगाएगा तो वो मोबाइल ऑन मिलेंगे। मैं भोपाल से बाहर हूं या कोई अन्य कारण अगर है तो अलग बात है, वरना मेरा मोबाइल नागरिकों के लिए हमेशा खुला रहता है और इसी सोच पे मैं काम करता हूं। घर वालों के साथ जितना समय व्यतीत कर पाते हैं वो क्वालिटी टाइम होता है, वो फैमिली टाइम होता है। और कभी ऐसा हुआ है सर कि आप बोला है आपसे कि शाम को चलना है कहीं, आपने कहा बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, उस टाइम पर कुछ ऐसा काम फंस गया, अब आप घर, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं करूँ क्या? ऐसा समस्याओं में फंसे कभी? ऐसा तो ज्यादातर होता है हम जैसे लोगों के साथ कि परिवार वालों को बोल दिया कि शाम को चलना है और अचानक से कोई मीटिंग आ गई। और राजधानी होने के कारण यहाँ अचानक भी कार्यक्रम बहुत तय होते हैं, अचानक जिम्मेदारियां बहुत मिलती हैं, तो ऐसा बहुत होता, अक्सर होता है, पर घर वाले ये बातें समझते हैं। सर एक प्रश्न आपसे मैं करूंगा, नगर निगम अध्यक्ष तक की सीढ़ी को आपने चढ़ा है, ये रास्ता और कितना बड़ा है? देखिए, मैं तो बहुत साधारण परिवार से साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भोपाल राजधानी का नगर निगम अध्यक्ष होऊंगा। मैं पहले संघ का बाल स्वयंसेवक के रूप में काम किया, विस्तारक और संघ शिक्षा वर्ग करते हुए जब कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत सक्रियता के साथ कॉलेज कैंपस में काम किया। छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल हो, छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है और उसकी भी अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं, इस प्रकार के विचार के साथ हमने विद्यार्थी परिषद को कॉलेज कैंपस में शहर में स्थापित किया। उस समय बहुत हमने प्रभावी ढंग से सदस्यता की। तो मैं तो लगातार संगठन का जो मुझे काम मिलता गया। भाजपा में जब आया तो भाजपा में भी पार्टी ने जब कहा कि आपको भोपाल से बाहर भी चुनावों में जाना है
तो ऐसे कई चुनाव उपचुनाव हुए जिनके अंदर मुझे पार्टी संगठन ने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर भी जिम्मेदारियां दी है और उन जिम्मेदारियों को मैंने निभाया। तो एक साधारण कार्यकर्ता को जब आगे भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे भी निभाएंगे। संगठन जब जो जिम्मेदारी देगा उसको निभाता आया हूँ, आगे भी निभाता रहूंगा। सर एक अंतिम प्रश्न यानी कि आपकी अपील है शहर वासियों से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शहर वासियों से यही आग्रह अपील करना चाहूंगा कि हमारा शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। ये हरा भरा है, हमारे पास छोटे बड़े कई तालाब हैं। इस शहर के अंदर प्राकृतिक रूप से सुंदरता भरपूर है। इस शहर को और बेहतर बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन हम सब जिम्मेदारी के साथ करें। न गंदा करूंगा न गंदा करने दूंगा के सिद्धांत पर हमारा व्यवहार हो और शहर की संपत्ति, शहर के खूबसूरत स्थान ये खूबसूरत रहें, ये सुरक्षित रहें, ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कहीं कोई अगर असामाजिक तत्व इन शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ, खूबसूरती को नुकसान पहुंचाता हुआ अगर आपके सामने ऐसे कोई कृत्य करता है तो आम नागरिक भी रोके टोके, क्योंकि ये शहर हम सभी का है। सर एक प्रश्न और मेरा रह गया था, हम अगर पानी की बात करें, स्वच्छ पानी की, क्या वाकई में लोगों के पास अभी जो पानी पहुंच रहा है वो स्वच्छ पहुंच रहा है? और क्या वाकई में पानी आसानी से पहुंच पा रहा है या अभी भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है? भोपाल के पास 3 वाटर सोर्स हैं, कोलार, नर्मदा जी और हमारा जो तालाब है। भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाने वाला जो पानी है वो शुद्ध रूप से ट्रीटेड वाटर है। विदाउट आरओ फिल्टर के आप सीधे नल से लेकर उस पानी को पी सकते हैं। इस स्टैंडर्ड का पानी हम नागरिकों को देने का काम कर रहे हैं। यानी नगर निगम द्वारा आपके घर तक जल प्रदाय जो किया जा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित, साफ, स्वच्छ है। उसे बिना फिल्टर, बिना आरओ के भी आप सीधे पी सकते हैं। इस स्टैंडर्ड का पानी हम प्रदान करने का काम कर रहे हैं नागरिक। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, अपने कीमती समय से निकाल के आपने जो समय दिया है। तो जिस प्रकार से आज हमने भोपाल के नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी से बात की और हमने भोपाल के रोड मैप पर बात की, स्वच्छता पर बात की, पानी पर बात की, सड़कों पर बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि भोपाल डेवलपमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि शहर के हर नागरिक का भी ये योगदान बनता है कि वो अपने शहर की सुंदरता को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दे। अगली बार मिलेंगे फिर किसी अलग शख्सियत के साथ। जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।